नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं दुनिया की सबसे महान और रहस्यमयी प्राचीन सभ्यताओं में से एक, सिंधु घाटी सभ्यता की। एक ऐसी दुनिया जो हजारों साल तक वक्त की धूल में दबी रही। और यहीं से हमारी पड़ताल का सबसे बड़ा सवाल उठता है। सोचिए जरा, 50 लाख लोगों की एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन आखिर गायब कैसे हो सकती है? वो लोग कहाँ चले गए? ये एक ऐसा रहस्य है जिसने दशकों से इतिहासकारों के होश उड़ा रखे हैं। तो ठीक है, चलिए इस मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश करते हैं और शुरुआत करते हैं ये समझने से कि ये सभ्यता आखिर थी कितनी बड़ी और कितनी एडवांस्ड। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 12 लाख वर्ग किलोमीटर सिंधु घाटी सभ्यता इतने बड़े एरिया में फैली हुई थी। मतलब ये प्राचीन मिस्र या मेसोपोटामिया दोनों को मिला दें तो उससे भी बड़ा इलाका था। ये कोई छोटी मोटी बस्तियां नहीं थीं, ये एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइज्ड दुनिया थी। और इस सभ्यता के दिल में जो सबसे बड़ी पहेली है वो है इनकी भाषा। हमें लगभग 4000 चीजें मिली हैं जिन पर इनकी लिखावट है, इनकी स्क्रिप्ट है, पर हमारे पास इसे समझने के लिए कोई रोसेटा स्टोन जैसी चीज नहीं है। मतलब हम उनके निशान तो देख सकते हैं पर उनके शब्द नहीं पढ़ सकते। अब आगे की कहानी समझने के लिए एक शब्द जानना बहुत जरूरी है, विशहरीकरण। इसका मतलब किसी शहर का अचानक तबाह हो जाना नहीं है, बल्कि ये एक धीमी प्रक्रिया है जिसमें शहर धीरे धीरे अपनी अहमियत खो देते हैं और लोग छोटे गांवों की तरफ जाने लगते हैं। ये कॉन्सेप्ट आगे बहुत काम आएगा। तो जब ये सभ्यता अपने पीक पर थी तो कैसी दिखती थी? क्या ये दुनिया से कटी हुई थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो उस जमाने का एक ग्लोबल हब थी, एक बड़े और कनेक्टेड वर्ल्ड का जरूरी हिस्सा। और इसका सबूत हमें हजारों किलोमीटर दूर मिलता है। ये शब्द मेसोपोटामिया के एक राजा के हैं। वो साफ साफ लिखता है कि सिंधु घाटी, जिसे वो मेलोहा कहते थे, वहां से जहाज उसके बंदरगाह पर आकर लगते थे। ये कोई अंदाजा नहीं, ये एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। तो आखिर ये लोग किस चीज का व्यापार करते थे? कोई मामूली चीजें नहीं, हम बात कर रहे हैं लग्जरी आइटम्स की। खूबसूरत नक्काशी वाले मोती, कीमती लकड़ी और भी बहुत कुछ, जो सिंधु घाटी से मेसोपोटामिया के बाजारों तक का लंबा सफर तय करते थे। और बात सिर्फ लिखे हुए रिकॉर्ड्स की नहीं है। आर्कियोलॉजिस्ट को जमीन के नीचे से ठोस सबूत मिले हैं। मेसोपोटामिया के खंडेरों में सिंधु घाटी की मोहरें, उनके वजन और बर्तन मिलना इस बात का पक्का सबूत है कि इन दोनों के बीच गहरा कनेक्शन था। तो सवाल फिर वही, इतनी एडवांस्ड और दुनिया से जुड़ी हुई सभ्यता आखिर खत्म कैसे हुई? चलिए इस ऐतिहासिक केस के कुछ शुरुआती सस्पेक्ट्स, मतलब कुछ शुरुआती थ्योरीज पर नजर डालते हैं। एक थ्योरी थी आक्रमण की, और इसका आधार बना ऋग्वेद का एक श्लोक, जिसमें इंद्र देवता को पुरंदर यानी किलों को तोड़ने वाला कहा गया। तो क्या किसी बाहरी ताकत ने इन शहरों को तबाह कर दिया? लेकिन इस थ्योरी में एक बहुत बड़ी दिक्कत है, और वो है टाइमिंग। जब हम तारीखों को मिलाते हैं तो पूरा हिसाब ही बिगड़ जाता है। सिंधु घाटी के शहर 1800 ईसा पूर्व तक वीरान हो चुके थे, जबकि आर्यों के आने का समय बहुत बाद का है। मतलब उनके बीच कोई टकराव हुआ ही नहीं। अच्छा, तो दूसरी थियरी थी भयंकर बाढ़ की। माना कि मोहनजोदाड़ो में बाढ़ के सबूत मिले हैं, पर यह थियरी ये नहीं समझा पाती कि जो बस्तियां नदी से सैकड़ों किलोमीटर दूर थी वो क्यों खत्म हो गई। ये जवाब पूरे मंजर पर फिट नहीं बैठता। तो अगर हमलावर नहीं थे और बाढ़ भी वजह नहीं थी, तो फिर असली मुजरिम कौन था? अब हम इस केस के मुख्य संदिग्ध से पर्दा उठाते हैं, और वो कोई इंसान या घटना नहीं बल्कि खुद प्रकृति थी। देखिए, नई साइंटिफिक स्टडीज से जो पता चला है वो चौंकाने वाला है। ये कोई 1-2 साल का अकाल नहीं था। हम बात कर रहे हैं सदियों तक चले क्लाइमेट चेंज की। उस इलाके में एक के बाद एक 4 बड़े सूखे पड़े, और हर सूखा 85 साल से भी ज्यादा लंबा चला। जरा सोचकर देखिए, कई पीढ़ियों ने सिर्फ सूखा ही देखा होगा। और इसका असर एक चेन रिएक्शन जैसा हुआ। मॉनसून कमजोर पड़ने लगे, नदियां सूखने लगीं और फसलें बार बार खराब होने लगी। ये एक धीमी गति का संकट था जिसने लोगों को अपनी जगह छोड़ने और जिंदा रहने के लिए नई जगहों पर जाने को मजबूर कर दिया। और ये धीमी मौत हमें शहरों की खुदाई में साफ दिखती है। बाद के दौर में जो शहर कभी इतने सुनियोजित और शानदार थे, वो धीरे धीरे बिखरने लगे। टूटी फूटी ईंटों से बने बेतरतीब घर, भव्य सड़कों पर अतिक्रमण, ये शहर धीरे धीरे झुग्गियों में बदल रहे थे। और ये आंकड़े देखिए, ये पूरी कहानी साफ कर देते हैं।
जो मुख्य इलाका था जैसे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, वहां बस्तियां 70% तक कम हो गई। और दूसरी तरफ गुजरात और हरियाणा जैसे इलाकों में जहां पानी के सोर्स बेहतर थे, वहां बस्तियों की संख्या में 1200% का उछाला गया। ये एक बहुत बड़े माइग्रेशन का सीधा सबूत है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये ट्विस्ट इस सोच को ही चुनौती देता है कि ये सभ्यता सच में खो गई थी। ये सवाल हमें पूरी कहानी को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। क्या ये एक अंत की कहानी है या फिर किसी और चीज की? क्योंकि जब हम ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि बहुत कुछ पीछे रह गया था, वो गायब नहीं हुआ। जैसे कि उनकी धार्मिक मान्यताएं, एक प्रोटो शिव और मातृ देवी की पूजा, पानी और साफ सफाई पर उनका जोर, और सिर्फ यही नहीं बल्कि वजन तौलने का उनका सिस्टम, बर्तन बनाने की तकनीक, यहाँ तक कि बैलगाड़ी के डिजाइन भी, ये सब आगे की पीढ़ियों में जिंदा रहे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सिंधु सभ्यता का पतन नहीं हुआ, उसका रूप बदल गया, वो ट्रांसफॉर्म हो गई। जब उनके शहर रहने लायक नहीं रहे तो लोग वहां से चले गए, लेकिन वो अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं अपने साथ ले गए और उन्हें बाद की संस्कृतियों का हिस्सा बना दिया। और ये लाइन पूरी कहानी का सार है। इमारतें और शहर भले ही खत्म हो जाएं, लेकिन संस्कृति, विचार और परंपराएं उन लोगों में जिंदा रहती हैं जो उन्हें आगे बढ़ाते हैं। और ये कहानी हमें आज एक बहुत ज़रूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। सिंधु घाटी के लोगों ने बदलते क्लाइमेट का सामना किया और उस बदलाव ने उनकी पूरी दुनिया को बदल दिया। आज हम भी क्लाइमेट चेंज का सामना कर रहे हैं। सवाल ये है, हम इसका सामना कैसे करेंगे?